नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में DSSB के एग्ज़ाम में अब तक आधुनिक इतिहास मॉडर्न हिस्ट्री से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टीपू सुल्तान किस वर्ष मैसूर का शासक बना? तो 1882 में। अपने पिता की मृत्यु के बाद हैदर अली की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद टीपू सुल्तान मैसूर शासक बनता है 1782 में। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर 1782। 4 मैसूर यहाँ पे हम देख लेते हैं। पहले हैदर अली और अंग्रेज़ों के मध्य 1781 में हुए पोर्ट नोवा के युद्ध में, किसमें? पोर्ट नोवा के युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद टीपू सुल्तान 1782 में मैसूर का शासक बनता है। ठीक है, 4 आंग्ल मैसूर युद्ध होते हैं। जो लास्ट वाला जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में 1799 में होता है, जिसमें टीपू सुल्तान किसके बीच में होता है? टीपू सुल्तान और अंग्रेजी सेना नायक वेलेस्ली के मध्य होता है और इसमें भी टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध अगर आपसे पूछ लें कि कब हुआ था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, तो कब हुआ था? 1767 से लेके 69 तक प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध चला था। फिर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध आपसे पूछ ले तो 1780 से 1782 के 84 तक चला था। फिर उसके बाद तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 तक चला था। फिर उसके बाद चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था। 1799 इसमें क्या होता है? टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, अभी मैंने बताया 1767 से 1769 तक चला था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच में हुआ था। ठीक है, हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच में हुआ। और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति कैसे होती है? मद्रास संधि के द्वारा। इसके में कौन संधि होती है? मद्रास संधि के बाद प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखो इसमें है, यहाँ पे आपको बताया गया। देखो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 ईस्वी हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच में हुआ था। ठीक है, इस युद्ध का मुख्य कारण हैदर अली का फ्रांसीसियों के साथ मैत्री संबंध था। हैदर अली ने क्या किया था? फ्रांसीसियों के साथ मैत्री संबंध स्थापित कर दिया था। इसके बाद इस युद्ध में मराठे और निजाम सर्वप्रथम अंग्रेज़ों की तरफ से त्रिगुट का निर्माण करते हैं। ठीक है, मराठे और निजाम सब मिलकर त्रिगुट का निर्माण करके और जो मैसूर है उसके ऊपर आक्रमण करते हैं। ठीक है, जिसे हैदर अली भंग कर देता है और निजाम को अपनी तरफ मिला लेता है। युद्ध का समापन 1769 में मद्रास की संधि के तहत मद्रास की संधि होती है और उसके बाद इस युद्ध का समापन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फिर उसके बाद द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध स्टार्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। किसे प्रसिद्ध रूप में मैसूर का बाघ कहा जाता है? टाइगर ऑफ मैसूर किसे कहा जाता है? टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता है। टीपू सुल्तान। देखो यहाँ पे है 1750 ईस्वी में टीपू सुल्तान हैदर अली के पुत्र और एक महान योद्धा थे जिसे मैसूर का बाघ कहा जाता है, टाइगर ऑफ मैसूर। टीपू सुल्तान ने अपने शासनकाल के दौरान कई प्रशासनिक नवाचार, तो ये सब आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, ये तो सभी पता है, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत में अंग्रेजों के लिए फ्रांसीसी चुनौती निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद समाप्त हो गई? तो फ्रांसीसी चुनौती बांडीवास का युद्ध। ठीक है, बांडीवास का युद्ध के कारण बाद क्या हुआ था कि फ्रांसीसी चुनौती समाप्त हो गई थी। यहाँ देख लेते हैं। बांडीवास का युद्ध के पश्चात भारत में फ्रांसीसियों की राजनीतिक शक्ति समाप्त हो गई। बांडीवास का युद्ध 1760 में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया। इस युद्ध में हार के कारण फ्रांसीसियों को पांडिचेरी, जो वर्तमान में पुदुचेरी है, अंग्रेजों को सौंपना पड़ा। पांडिचेरी जो पुदुचेरी है वो अंग्रेजों को सौंप दिया और उसके बाद वो यहाँ चले जाते हैं। यह
युद्ध आयरकुट अंग्रेजों और काउंट लाली फ्रांसीसी के मध्य लड़ा गया था। किसके बीच लड़ा गया था? अंग्रेजों और फ्रांसीसी के बीच लड़ा गया था। आयरकुट अंग्रेजी की तरफ से कौन थे? आयरकुट थे, और फ्रांसीसियों की तरफ से कौन थे? काउंट लाली थे। तो आपको केवल ये याद रखना है कि फ्रांसीसियों की जो शक्तियों का जो समाप्ति थी, राजनीतिक शक्ति की समाप्ति कब हो गई थी? बांडीवास के युद्ध के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं हम, वास्को डी गामा भारत किस वर्ष आए थे? वास्को डी गामा भारत किस वर्ष आए थे? तो ये तो सभी को पता है, 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया था। कहाँ पर? केरल के कोझिकोड जिले के कालीकट के निकट थे। कालीकट जो गांव था उसके निकट आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, कौन से मुगल सम्राट के शासनकाल में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी? तो जहांगीर। देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है जो 1600 ईस्वी में होती है, लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी अपना पहला फैक्ट्री भारत में खोलता है तो वो 1613 ईस्वी में जहांगीर के शासनकाल में खोलता है। ठीक है, जहांगीर के शासनकाल में। कब? 1600 अपना पहला फैक्ट्री भारत में खोला 1613 में, मुगल सम्राट जहांगीर के शासनकाल में सूरत में स्थापित की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो प्लासी के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक है, इस युद्ध में क्या हुआ था कि एक तरफ तो सिराजुद्दौला होता है, दूसरी तरफ रॉबर्ट क्लाइव, और उसका जो सेनापति था मीर जाफर। ठीक है, इसने क्या किया? विश्वासघात कर दिया। किसके साथ? विश्वासघात कर दिया सिराजुद्दौला के साथ, और अपनी पूरी सेना, मतलब वो सेनापति था, उसने सेना लेकर जाके अंग्रेजों के साथ मिल जाता है, और जिससे क्या होते हैं, जिससे सिराजुद्दौला का हार हो जाता है, और सिराजुद्दौला युद्ध में हार जाता है। तो ये प्लासी का युद्ध था। कब होता है? 1757 में प्लासी का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 1757 में प्लासी की लड़ाई ने बंगाल के किस नवाब को ब्रिटिश सेना ने हराया था? तो अभी तो मैंने बताया, सिराजुद्दौला को क्लाइव ने युद्ध में हरा दिया था। देखो, सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर ने गद्दी के लालच में विश्वासघात किया था और अंग्रेजों से जाकर मिल गया था। इस युद्ध में दो वफादार सेनानायक भी थे, मीर मदान और मोहनलाल। ये वीर गति को प्राप्त हो गए थे। ठीक है, और बाद में मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कुख्यात विश्वघाती मीर जाफर किस युद्ध से संबंधित है? तो प्लासी का युद्ध, जो कि 1757 में हुआ था, प्लासी का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वायसराय ने ब्रिटिश व्यापारियों के लिए कपास पर कर समाप्त कर दिया? तो किस वायसराय ने? तो लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन है, डी राइट आंसर हमारा। देखो, लॉर्ड लिटन ने और कौन सा काम किया था, इसका हम शासनकाल देख ले तो लॉर्ड लिटन का काल, जो कार्यकाल था 1876 से लेकर 1880 तक था। ठीक है, इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, अगर ब्रिटिशर्स के खिलाफ कोई भी प्रेस में कुछ उसके विरोध में छापेगा तो उसकी जो प्रेस को जब्त कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। आर्म्स एक्ट में क्या था? किसी भी भारतीयों को हथियार रखने की सुविधा नहीं थी। कोई भी जो भारतीय हैं वो हथियार नहीं रख सकता है। ये आर्म्स एक्ट था। इस एक्ट के तहत 1878 ईस्वी में ये आया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी 1878 में आया था। ठीक है, फिर उसके बाद भयंकर अकाल की उपेक्षा की और दरबार का आयोजन किया, जिसमें महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया। ठीक है, ये भी लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में हुआ था। नेक्स्ट हम देखते हैं, ब्रिटिश व्यापारियों के लिए आयातित कपास पर कर समाप्त कर दिया गया। सिविल सेवा परीक्षा देने के लिए अधिकतम आयु जो 21 वर्ष थी उसे घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी।
लिटन के कार्यकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 15वीं शताब्दी के दौरान सभी विदेशी कंपनियों एक जैसी चीज़ों को खरीदने की में रुचि रखते थे, जिससे कि भारत में तैयार किया जाने वाला उत्कृष्ट गुणवत्ता वाला डैश जिसका यूरोप में बड़ा बाजार था। इसके अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की बहुत मांग थी। तो इसमें कौन सा हमारा कपास और रेशम का भी क्या था, यूरोप में बहुत बड़ा बाजार था। तो डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 की क्रांति में हिस्सा नहीं लिया था। तात्या टोपे, टीपू सुल्तान ने नहीं दिया था। टीपू सुल्तान तो मैसूर की लड़ाई लड़ रहे थे कब, 1700 में ही, ठीक है, 1780-82 में, ठीक है, फिर 1799 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 80-82 में नहीं, 1780-82 में तो हैदर अली ने लड़ा था। 1790-92 में टीपू सुल्तान तृतीय मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान ने लड़ाई लड़ी थी। फिर चतुर्थ जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था वो भी टीपू सुल्तान के मध्य हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं बी, ये तो मैंने बता दिया। 1857 में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सरकार ने दृढ़कृत दिल्ली शहर को जब्त कर लिया। सितंबर 1857 में उन्होंने शहर के एक दरवाजे को जला दिया और दिल्ली में प्रवेश किया। वो कौन सा दरवाज़ा था, तो कश्मीरी दरवाज़ा, ठीक है, कश्मीरी दरवाज़ा। यहाँ पर देखते हैं हम बी, कश्मीरी दरवाज़ा। कश्मीरी दरवाज़ा दिल्ली में स्थित है। इसका मुख उत्तर दिशा कश्मीर की तरफ होने के कारण इसे कश्मीरी दरवाज़ा कहा गया। इसका निर्माण रॉबर्ट स्मिथ 1835 ईस्वी में किया था। रॉबर्ट स्मिथ द्वारा वर्ष 1835 ईस्वी में किया गया था। अंग्रेज़ों द्वारा इसे 1857 में जला दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ग ने 1857 के सिपाही विद्रोह में भाग नहीं लिया था। तो साहूकार और जमींदार इसमें दोनों हैं। इसने 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें भाग नहीं लिया था। देखो सिपाही विद्रोह में जो शामिल हुए थे 1857 के विद्रोह में कौन कौन, 1857 को हमारा स्वतंत्रता का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन भी कहा जाता है। नाना साहब कानपुर से इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। तात्या टोपे कानपुर से थे, ठीक है। महारानी लक्ष्मीबाई झांसी से, बाबू कुंवर सिंह जगदीशपुर, बेगम हजरत महल लखनऊ, रानी अवंतीबाई मंडला मध्य प्रदेश। 1857 के विद्रोह की विफलता के कारण तब भारत में एकता के अभाव के कारण विद्रोहियों को शिक्षित भारतीयों का सहारा नहीं मिला। विद्रोहियों को कुशल व सुयोग्य नेतृत्व नहीं मिला। भारतीय जमींदार साहूकार विद्रोह में तटस्थ रहकर ईस्ट इंडिया कंपनी का सहयोग किए, ठीक है। सभी ने क्या किया था, अब जमींदार साहूकार सभी ने किसका सहयोग किया था, ईस्ट इंडिया कंपनियों का सहयोग किया था। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन, दिल्ली के नज़दीक एक ऐतिहासिक साइट पर 8 जून 1857 को भारतीय सिपाहियों को हार मिली थी। तो वो कौन था, जगह बदली की सराय, ठीक है, बदली के सराय। यहाँ पर दिल्ली के नज़दीक बदली के सराय नामक ऐतिहासिक स्थान है जहाँ पर 8 जून 1857 को भारतीय सिपाहियों को हार मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 1893 में स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद, नहीं धर्म, यहाँ पे होगा धर्म सम्मेलन होगा, ये धर्म संसद नहीं होगा, धर्म सम्मेलन होगा, ठीक है। धर्म सम्मेलन में अपना प्रसिद्ध भाषण किस शहर में दिया था। 1893 में स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में अपना पहला भाषण किस शहर में दिया था, शिकागो, 1893 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, देखो इन्होंने शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया था, वहाँ पर अपना पहला भाषण दिया था।
उन्होंने न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। ठीक है। 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में। यहाँ पे आपसे पूछा गया कि मिलान करें। राजा राम मोहन राय, देखो राजा राम जो मोहन राय थे उन्होंने क्या किया था, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 ईस्वी में। महादेव गोविंद रानडे ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी 1867 में। महादेव गोविंद रानडे ने। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की 1875 में। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की 1897 ईस्वी में। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, नील विद्रोह एक कृषक आंदोलन बंगाल भारत में कब शुरू हुआ था? नील विद्रोह 1859 में नील विद्रोह शुरू हुआ था। अपने मुनाफे को बढ़ाने के लिए यूरोपीय बागान मालिकों ने किसानों को खाद्य फसलों के बजाय नील की खेती करने के लिए बाध्य किया। परिणाम स्वरूप 1859 में बंगाल के किसानों द्वारा नील बागान के मालिकों के विरुद्ध विद्रोह किया गया, जिसे नील विद्रोह के नाम से जाना जाता है। बंगाली लेखक और नाटककार दीनबंधु मित्रा ने अपने नाटक नील दर्पण में नील की खेती करने वाले किसानों के प्रति होने वाले व्यवहार का वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के डैश थे, राजनीतिक गुरु थे, तो सी राइट आंसर है। देखो सुभाष चंद्र बोस ने 2 अधिवेशन कांग्रेस अधिवेशन किया था। देखो एक है हमारा 1938 में हरिपुरा अधिवेशन और 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर, पिट्स का भारत अधिनियम मतलब पिट्स इंडिया एक्ट जिसे बोलते हैं, किस वर्ष पारित किया गया था? 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, किस वर्ष महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया? तो असहयोग आंदोलन 1922 में बंद कर दिया गया था। 1922 में चौरी चौरा घटना के बाद, कांड के बाद, ठीक है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया, स्थगित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो 1887 में बदरुद्दीन तैयबजी भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो बॉम्बे में, बॉम्बे, डी राइट आंसर है। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो पहला अध्यक्षता किसने किया था कांग्रेस के? एओ होम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? एओ होम ने की थी। और अगर आपसे अध्यक्षता पूछ ले तो अध्यक्षता किसने की थी? तो बनर्जी, ठीक है, WC बनर्जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। द्वितीय की बनर्जी के बाद नौरोजी, तैयबजी, फिर यूले, जॉर्ज आर यूले आता है। अगर प्रथम आपसे पूछ ले प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे तो क्या हो गए? बनर्जी, तैयबजी थे, बदरुद्दीन तैयबजी। और प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष पूछ ले तो कौन हो गए? अंग्रेज अध्यक्ष पूछ ले तो जॉर्ज यूले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस निम्नलिखित में से किस सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे? तो अभी हमने देखा था कि त्रिपुरी सत्र में और हरिपुरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हरिपुरा जो अधिवेशन हुआ था कब हुआ था? 1938 में, त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, और सुभाष चंद्र बोस ने किसकी स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने ही की थी। खुदाई खिदमतगार संगठन का संस्थापक कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान खुदाई खिदमतगार के संस्थापक थे। तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने 1929 ईस्वी में 1929 में खुदाई खिदमतगार सर्वेंट ऑफ गॉड आंदोलन की शुरुआत की।
यह आंदोलन गांधी जी के अहिंसात्मक आंदोलन से प्रेरित था। वर्ष 1929 में खान अब्दुल गफ्फार खान की गिरफ्तारी के बाद आंदोलन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के समर्थन प्राप्त करने में विफल रहा। जिसके बाद यह आंदोलन औपचारिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? प्रथम भारतीय महिला पूछ ले तो सरोजिनी नायडू थी। तो बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, स्वदेशी आंदोलन औपचारिक रूप से कहाँ से शुरू हुआ था? ये कोलकाता के टाउन हॉल से शुरू हुआ था। 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में एक विशाल बैठक आयोजित की गई जिसमें स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल विभाजन किया गया था और इसी समय स्वदेशी आंदोलन की भी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान ब्रिटिश संसद सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी। ठीक है, ये ब्रिटिश संसद के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य, हाउस ऑफ कॉमन। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इन्होंने लंदन में लंदन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, उस ब्रिटिश प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिसने वर्ष 1932 में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी। जेम्स रेमजे मैकडोनाल्ड। डी राइट आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाने जाते हैं? दादा भाई नौरोजी। इनकी जो पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इन्होंने जो थ्योरी दिया था ड्रेन थ्योरी का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, वर्ष 1930 में भारत की स्वतंत्रता संग्राम के दौरान चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण करने वाले नेता कौन थे? तो सूर्य सेन। ये राइट आंसर है हमारा। देखो इसमें सूर्य सेन ने अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर भारतीय सेना की वर्दी पहनकर पुलिस शस्त्रागार पर 18 अप्रैल 1930 ईस्वी में हमला कर दिया। यह घटना चटगांव आर्मरी रेड के नाम से मशहूर हुई। चटगांव आर्मरी रेड। 16 फरवरी 1933 ईस्वी में सूर्य सेन को गिरफ्तार कर लिया गया। 12 जनवरी 1934 ईस्वी को फांसी दे दी गई। सूर्य सेन को मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है। मास्टर दा किसे कहा जाता है? सूर्य सेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सन 1918 में महात्मा गांधी का अनुसरण करते हुए खेड़ा सत्याग्रह का प्रारंभ किसने किया था? तो खेड़ा सत्याग्रह का प्रारंभ वहाँ के जो किसान थे उन्होंने किया था। डी राइट आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, वह पहला भारतीय कौन था जिसका ब्रिटिश संसद में चयन किया गया था? तो ये हमने देख ही लिया, दादा भाई नौरोजी थे। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के किस नेता को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? ये तो दादा भाई नौरोजी सभी को पता ही है। ठीक है, इन्होंने जो थ्योरी दिया था वो द थ्योरी ऑफ ड्रेन और पुस्तक का नाम है द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, डिस्प्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो यहाँ पे हम देख लेते हैं स्वतंत्र सेवक समाज की स्थापना 1873 में
ज्योतिबा फूले ने। हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में महात्मा गांधी ने की थी। आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय ने की थी। रामकृष्ण मिशन 1897 स्वामी विवेकानंद ने की थी। शारदा सदन 1889 रामाबाई ने। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, गांधी जी द्वारा दांडी यात्रा का प्रारंभ की गई। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की। नेक्स्ट हम देखते हैं, जालियांवाला बाग हत्याकांड वाले दिन लोग ब्रिटिश सरकार के किस कार्य का विरोध करने के लिए बाग में एकत्रित हुए थे? तो रॉलेट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, इसको हमें बताना है, एक सही कालानुक्रम में दर्शाना है, एक क्रम दर्शाना है। तो साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था, तो साइमन कमीशन पहला हो गया। 1928 में साइमन कमीशन आया था। उसके बाद प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में, गांधी मिशन समझौता 1931 में, सामुदायिक अवार्ड 1932 में। तो ये हमारा क्रम में हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी ने ढहते हुए बैंक पर आहरित उत्तर दिनांकित चेक कहा था? तो क्रिप्स मिशन को कहा था, क्रिप्स मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नई दिल्ली को दक्षिण पश्चिम दिल्ली में ब्रिटिश द्वारा निर्मित किया गया था। डैश को भारत की राजधानी घोषित किया गया। तो कब घोषित किया गया? 12/12/1911 को दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित किया गया। 12 दिसंबर 1911 को ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम के भारत आगमन के साथ यह घोषणा हुई थी। तो ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किसकी स्थापना की थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार सेल्युलर जेल के एक प्रसिद्ध निवासी थे? तो कौन थे? यहाँ पे हम देख रहे हैं दामोदर सावरकर। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने टीपू सुल्तान के विरुद्ध 3 समझौते किए? तो कॉर्नवालिस। 3 समझौते किए और तीनों समझौता में क्या किया था उन्होंने? टीपू सुल्तान को अपने राज्य का आधा हिस्सा अंग्रेजों और उसके सहयोगियों को देना पड़ा। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम संधि में ये फैसले लिए गए थे। 3 संधि हुई थी। समझौता, युद्ध में हार जाने के रूप में 3 करोड़ रुपए अंग्रेजों को देने पड़े टीपू सुल्तान को। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुरंत धनराशि न देने पर टीपू सुल्तान के 2 पुत्र कॉर्नवालिस के पास बंधक के रूप में रखे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, स्वतंत्रता के पश्चात भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्रता के पश्चात भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। डी राइट आंसर हमारा। फतवा ए आलमगीरी मुस्लिम कानूनों का एक संग्रह निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में लिखा गया? तो फतवा ए औरंगजेब। फतवा ए आलमगीरी। फतवा ए आलमगीरी शरीयत कानूनों के ऐतिहासिक कृत्य है जो मुगल बादशाह औरंगजेब के शासनकाल में विधिवेत्ताओं के एक दल द्वारा तैयार किया गया था। तो आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में रेलवे शुरुआत की थी? तो ये तो सभी को पता है, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, व्यक्तिगत का सिद्धांत किसने भी लाया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने ही लाया था।
हड़प नीति कहते हैं इसे। हड़प नीति किसने चलाया था? लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है। भारतीय रेलवे के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे के पिता के रूप में जाना जाता है। पहला जो प्रथम रेल चलाई गई थी किससे कहाँ से कहाँ तक चली थी? मुंबई से थाने के बीच चलाई गई थी। तो वो नेक्स्ट होता है वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।